अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। कॉलेज कैंटीन अंडरस्कोर। कियांश जब कैंटीन में आया तो कैंटीन आधी से ज्यादा खाली थी, लेकिन जितने भी लोग कैंटीन में थे, खासकर लड़कियां मुड़ मुड़ कर कियांश को देखने लगी। कियांश सबका प्रिंस चार्मिंग था, होता भी क्यों नहीं। रिच फैमिली से बिलोंग करता था, हैंडसम था, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी, 6 पैक्स बॉडी वाला बंदा था, तो जाहिर से बात थी कि लड़कियां अट्रैक्ट हो ही जाती थी। कियांश ने एक चेयर खींचकर बैठते हुए आवाज लगाई, छोटू। कियांश ने जैसे ही छोटू को पुकारा, छोटू किसी बोतल के जिन की तरह उसके सामने हाजिर होते हुए कहाँ बोले, कियांश सर, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। कियांश के बोलने से पहले शान ने अपनी जबान को अपने होठों पर फेरते हुए जल्दी से कहा, 2 बर्गर, 2 सैंडविच, 3 कोक और 1 लार्ज पिज्जा। कियांश और रियान दोनों ही शान को घूरने लगे। शान शुरू से ही ऐसा था। वो एक भुक्कड़ और फूडी इंसान था, उसे हर आधे घंटे पर खाना चाहिए ही चाहिए था। शान उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों कुछ ऑर्डर नहीं करोगे? मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम दोनों को अपने खाने में से एक बाइट भी नहीं दूंगा, शेयरिंग तो दूर की बात है। रियान एक मुक्का उसके पीठ पर मारते हुए कहा, तू इतना सारा अकेले खाएगा? शान ने मुंह बनाते हुए कहा, वह इतना सारा थोड़ी है, थोड़ा सा तो है, आज मैं पैसे नहीं लाया तो मैं इतना ही खाऊंगा। कियांश उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए छोटू से कहा, 2 बियर लेकर आओ। छोटू वहां से 9-2-11 हो गया। कियांश अपने पैरों को घूर रहा था। उसे बार बार अपनी आंखों के सामने माया का चेहरा दिख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो लड़की उसे दोबारा मिल जाए और वो उसका गला दबा दे। रियाना ने उसे अपने पैरों को घूमते देखकर उसके हाथ को जो उसने टेबल पर रखा था अपने हाथ रखते हुए कहा, क्या बात, किसी की याद आ रही है? लगता है वह लड़की कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है जिसके तुम ख्यालों में खोए हो। कियांश गुस्से से रियान को देखते हुए कहा, अपना ये सड़ा मुंह बंद कर, वरना तेरे दांत तोड़कर तेरे पेट में डाल दूंगा। आज से पहले किसी लड़की ने मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं की, उसकी हिम्मत कैसे हुई कियांश सूर्यवंशी को किक करने की, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी एक लड़की वहां आते हुए पूछा, किसे नहीं छोड़ोगे कियांश बेबी? उस लड़की को देखकर शान और रियान का मुंह बन गया। उन्होंने खुद से कहा, आ गई मेकअप क्वीन। सामने खड़ी लड़की ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए कहा, किसकी बात कर रहे थे तुम कियांश बेबी? कियांश ने एक नज़र सामने खड़ी लड़की पर डाला और फिर अपने फोन को ऑन करते हुए कहा, किसी की नहीं। तुम्हें कितनी बार समझाऊं आरा कि मेरी बातों में टांग मत अड़ाया करो, और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इस वक्त तो क्लास है ना? आरा एक चेयर खींचकर कियांश के करीब बैठते हुए कियांश को मोहब्बत से देखते हुए कहा, अब जब तुम यहाँ पर हो तो मैं क्लास अटेंड करके क्या करूँगी? कियांश जो अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था, उसके हाथ रुक गए। वो अपनी नज़रों को उठाकर आरा को देखते हुए कहा, क्यों, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या तुम भी फेल हो जाओगी? आरा ने फ्लर्ट करते हुए कहा, कियांश बेबी तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं, फेल होने की तो बहुत छोटी बात है। वैसे पढ़ाई की फिक्र करने की क्या जरूरत है, तुम हो ना एग्जाम में मेरी मदद करने के लिए। कियांश ने गुस्से से आरा को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा नौकर दिखता हूँ, ये तुम्हारा चमचा हूँ जो तुम्हारी एग्जाम में मदद करूंगा। खुद पढ़ो और खुद अपना एग्जाम दो। इस बार मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं इस बार डैड के कहने की बावजूद मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, समझी तुम? आरा ने चिढ़ते हुए कहा, कियांश बेबी तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करते हो? सभी लड़की से तो तुम फ्लर्ट करते रहते हो, मुझ में क्या खराबी है? ब्यूटीफुल हूँ, अमीर भी हूँ और तुम्हारे डैड के फ्रेंड की बेटी भी हूँ, तो तुम मुझे डेट क्यों नहीं कर सकते? कियांश ने आरा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, पहली बात तुम मेरे टाइप की नहीं हो, दूसरी बात मैं एक लड़की पर डिपेंड नहीं रहता। तुम मुझे जानती हो, मैं कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता हूँ।
और तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा होकर रहूं, जो कि नामुमकिन है। इसलिए मैं तुम्हें डेट नहीं करता, तुम्हें मुझसे बेहतर लड़का मिल जाएगा। मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो मिसारा। आरा गुस्से से उठी और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रियान कियांश को फ्लाइंग किस देते हुए कहा, वाह मेरे शेर, आज तो तूने दिल खुश कर देता। वैसे मुझे समझ में नहीं आता अंकल का टेस्ट इतना खराब कैसे हो सकता है कि उन्होंने तेरे लिए इस मेकअप क्वीन को चुना। कियांश ने रियान को खा जाने वाली नजरों को से घूरते हुए कहा, चुना नहीं है, मेरा सौदा किया है उसके अमीर बाप के साथ। पॉलिटिक्स में एक बिजनेसमैन के साथ हाथ मिलना था तो अपने बेटे को भेंट चढ़ा दिया। शान उन दोनों को सीरियस होते देखकर कहा, यार तुम दोनों हर बार यह क्या लेकर बैठ जाते हो। अभी तो हम बच्चे हैं, इसलिए शादी तो हमारी लाइफ में अभी दूर दूर तक नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचकर परेशान मत हो। अभी बच्चे हैं तो खाया पिया मस्त रहा जाए। रियान एक बार फिर उसके बैक पर मुक्का मारते हुए कहा, तेरी रेलगाड़ी खाने पीने से आगे बढ़ती है कि नहीं भुक्कड़ कहीं के। शान रियान को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुझे बड़ी जलन होती है मेरे खाने से। रियांश उसकी नजरों को देखते हुए उसके दिमाग में चल रहे छिछोरे इरादे को समझते हुए कहा, देख मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये हरकत मत करना। रियान इतना ही बोल पाया था कि शान थोड़ा सा चेयर से उठकर उसके चेहरे को पकड़कर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, ये तुझे मुझे मुक्का मारने से पहले सोचना चाहिए था। तू तो जानता है, तू जब जब मुझे मुक्का मारता है मैं तुझे इसी तरह किस करता हूँ। अब तुझे मेरे किस से प्यार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रेहान अपनी गाल को तेजी से साफ करते हुए कहा, छिछोरे, अगर अगली बार तूने मुझे किस किया ना तो मैं तेरे दांत तोड़ देने हैं, छिछोरा कहीं के। उन दोनों को देखते हुए कियांश मुस्कुराने लगा। आहूजा फार्म हाउस। शाम का वक्त। रुद्रांश ब्रेकफास्ट करके इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा चुका था। वह सुबह का गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया था। रोमन भी ग्रोसरी लेने बाहर चला गया था। काया को उस फार्म हाउस पर अकेले डर लग रहा था। वह फार्म हाउस जंगल के करीब था, इसलिए जानवरों की भी आवाज आ रही थी। काया को तो पसीने छूट रहे थे। मौसम में भी अचानक से बदलाव आ गए थे। बादल भी बिल्कुल काले घने हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कितनी रात हो गई हो। आसमान में बिजली कड़क रही थी। काया को बिजली की कड़क से बहुत डर लगता था। वो किसी छोटी से बिल्ली की तरह एक जगह कोने पर दुबक कर बैठ गई। काया जमीन पर बैठी कि उसे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। किसी के जूते की आवाज सुनकर काया की सांस अटक गई। उसकी धड़कनें नॉर्मल से ज्यादा तेज धड़कने लगी, क्योंकि रोमन ने जाते हुए कहा था कि उसे आने में 3 घंटे लग जाएंगे और रुद्रांश को भी आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अभी सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था, इसलिए उसे लगा कि कोई चोर घुस आया है। मौसम खराब होने की वजह से लाइट भी जा चुकी थी, जिस वजह से उसे पूरे फार्म हाउस में अंधेरा छाया था। काया लंबी लंबी सांस ले रही थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मौसम ठंडा होने के बावजूद काया को पसीने हो रहे थे। काया को महसूस हुआ कि कोई शख्स उसके करीब आ रहा है। वो डरते डरते जमीन से उठकर खड़ी हो गई। तभी उसे अपने सामने एक वजूद दिखा। इतना अंधेरा था कि वह चेहरा नहीं देख पाई। वह जितनी जोर से चीख सकती थी वो उतनी जोर से चीखी। वो और देर तक चीखती कि उससे पहले सामने खड़े वजूद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सामने खड़े वजूद में जैसे ही उसके मुंह पर हाथ रखा, उसे फार्म हाउस में लाइट आ गई। काया की आंखें हैरानी से फैली हुई थी। अपने सामने रुद्रांश को देखकर उसकी जो धड़कनें किसी ट्रेन की तरह चल रही थी वह अब नॉर्मल हुई। रुद्रांश काया को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए गुर्राया, बेवकूफ लड़की, चिल ला क्यों रही हो और यहाँ ऐसे क्यों बैठी थी। काया डर और रुद्रांश के चिल्लाने से अपने होशो हवास को बैठी। वह बेहोश होकर जमीन पर गिरती। रुद्रांश ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। आहूजा फार्म हाउस।
रुद्रांश काया को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम की तरफ चला गया। वह काया को मास्टर बेडरूम में लाकर बेड पर लेटाकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, वेक अप मिस करंट। काया ने अपनी आंखें नहीं खोली तो रुद्रांश ने पास में पड़े ग्लास का पानी उठाया और ग्लास का पानी उसके मुंह पर छपाक करके फेंक दिया तो काया एक झटके से होश में आ गई। वह जब होश में आई तो रुद्रांश को खुद को घूरते देखकर अपनी सांसें रोक ली। रुद्रांश बिना पलके झपकाए काया को घूर रहा था। उसने देखा कि बेड पर लेटी हुई मिस करंट का चेहरा लाल पड़ रहा है, तो उसने काया के ऊपर झुकते हुए काया के चेहरे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे चेहरे लाल क्यों पड़ रहे हैं? रुद्रांश काया के ऊपर झुकने लगा तो उसे एहसास हुआ कि मिस करंट सांस नहीं ले रही है। उसने काया की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो? इतना पूछकर वह काया से दूर होते हुए काया के लाल पड़ते चेहरे को देखकर जोर तेज आवाज में कहा, बेवकूफ लड़की, तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो? तुमने अपनी सांस क्यों रोक कर रखी है? सांस लो अपनी। रुद्रांश के इस तरह चिल्लाने से काया ने एक झटके से सांस खींची। रुद्रांश अपने 2 उंगलियों से अपने माथे को मसलते हुए कहा, बेवकूफ हो, तुम्हारे भेजे में थोड़ी भी अकल नाम की चीज नहीं है। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? काया की आंखों में आंसू आ गए। रुद्रांश काया के आंखों में आंसुओं को देख गुस्से से अपने बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए गहरी सांस लेने लगा। उसे काया जैसी डरपोक लड़कियों से बेहद नफरत थी, जो बात बात पर रोने लगे और फिर बेहोश हो जाए। रुद्रांश ने काया से दूर होकर काउच पर बैठे हुए पूछा, ये डरना बंद करो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? काया ने मासूमियत के हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नामे गर्दन हिला दी। रुद्रांश ने काया की गर्दन को नामे हिले देखकर चीरते हुए बोला, तुम्हारे पास जबान नहीं है जो यह इतनी बड़ी गर्दन हिला दे रही हो? काया ने मुंह बना लिया। रुद्रांश ने काया के फूले मुंह को देखा तो उसे अजीब खुशी महसूस हुई। उसने नॉर्मल टोन में पूछा, तुमने सुबह कुछ खाया था? काया ने फिर से नामे ही गर्दन हिला दी। रुद्रांश ने दोबारा पूछा, तुमने दोपहर में कुछ खाया था? काया ने दोबारा नामे गर्दन हिला दी। रुद्रांश गुस्से से काउच से उठकर खड़े होते हुए कहा, आखिर तुम क्या मुसीबत हो? अब तुमने किस खुशी में खाना क्यों नहीं खाया है? रुद्रांश के इस तरह खड़े होने से किया खुद में सिमट गई। उसने धीरे से कहा, आप घर पर नहीं थे तो मैं किससे पूछकर खाती? रुद्रांश हैरानी से अपने सामने बैठी लड़की को देखने लगा। उसने अब तक की जिंदगी में इतनी बेवकूफ लड़की नहीं देखी थी। रुद्रांश ने सिगरेट को निकालकर सिगरेट को जलाकर दोबारा से सोफे पर बैठकर अपने पैरों को क्रॉस कर सिगरेट की लंबी कश लेते हुए अपने अंदर के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह अपना गुस्सा सामने बैठी लड़की पर उतारे। रुद्रांश ने धुएं को हवा में उड़ाया तो काया खांसने लगी। काया जल्दी से बेड उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। काया को इस तरह बाथरूम में भागते देखकर रुद्रांश अपना एक आईब्रो उठाकर काया को देखने लगा। काया ने खूब से कहा, ये लड़की इतनी बेवकूफ क्यों है? रुद्रांश अभी सिगरेट पी ही रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसने फोन को देखा तो मनी फ्लैश हो रहा था। उसने फोन को उठाते हुए अपनी रौबदार आवाज में पूछा, हाँ बोलो मनी, क्या खबर है? मनी ने अपने बॉस से कहा, बॉस मेजर राम के घर का एड्रेस पता चल गया है। वह 18 साल पहले लंदन से मुंबई ही आए थे और मुंबई के आउट एरिया में उन्होंने घर लिया था जहां बहुत कम ही लोगों का आना जाना होता है। मनी की बातें सुन रुद्रांश के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह 18 साल से अपनी लीची को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपनी लीची और मेजर राम का कहीं अता पता नहीं मिला था। आज 18 साल बाद उसे मेजर राम के घर का एड्रेस मिला था। उसके लिए हर गुजरता पल बहुत भारी लग रहा था। रुद्रांश ने अपनी अपनी कड़क आवाज में कहा, तुम वहां पहुंचो और मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं भी वहां पहुंचता हूं।
इतना कहकर रुद्रांश फोन काटने को हुआ तो मनी ने कहा, बॉस एक बुरी खबर भी है। मनी ने जब ये कहा तो रुद्रांश की सांस रुक गई। उसने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या खबर है? मनी ने उदासी से कहा, मेजर राम इस दुनिया में नहीं है, वह 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। मेजर राम ने दूसरी शादी कर ली थी और जिस औरत से उन्होंने शादी की थी उसका एक बेटा था। काया मैम उन दोनों के ही साथ रहती थी। रुद्रांश सिगरेट को एस्ट्रे में मसल कर रखते हुए मनी से कहा, तुम मुझे एड्रेस भेजो, मैं अभी वहां जाऊंगा। मनी ने बाहर के मौसम को देखते हुए कहा, बॉस इस वक्त मौसम बहुत खराब है, लगता है तूफान आने वाला है, आप कहाँ जाएंगे इस वक्त? रुद्रांश ने गुस्से से मनी से कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूं या तुम मेरे बॉस हो? मुझे फ्री की एडवाइस देना बंद करो और जितना कहा है उतना काम करो। मनी ने डर से अपने माथे को पसीने को साफ करते हुए कहा, ओके बॉस, मैं अभी आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। काया डोर ओपन कर बाहर आते हुए रुद्रांश से कहा, मैं आपका डिनर लगा दूं। रुद्रांश ने काया को बिना देखे कहा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम से बाहर जाना है और जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम मेरा इंतजार करो। इतना कहकर रुद्रांश जल्दी से रूम से बाहर चला गया। काया रुद्रांश को तूफान की तरह जाते देखकर हैरान रह गई। वो उसी जगह सोफे पर आकर बैठ गई जहां कुछ वक्त पहले रुद्रांश बैठा था। उसे सोफे पर से रुद्रांश की भीनी खुशबू आ रही थी। काया रुद्रांश खुशबू को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। काया को रुद्रांश की खुशबू सुकून दे रही थी। कॉलेज क्लासरूम। प्रोफेसर मानस अपना लेक्चर अटेंड कर रहे थे। सभी स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से उनका लेक्चर सुन भी रहे थे, लेकिन लड़कियां पता नहीं क्यों अपनी नज़रें नीचे किए हुए अपनी नोटबुक में उनका लेक्चर नोट कर रही थी। एक भी लड़की उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तभी क्लास के डोर माया खड़ी। माया ने मुस्कुराते हुए पूछा, मे आई कमिंग सर? माया को देखकर प्रोफेसर मानस के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, यस कमिंग मिस माया। माया मुस्कुराते हुए चलते हुए प्रोफेसर मानस के करीब आई। प्रोफेसर मानस ने सभी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा, आप सभी लोग रिवीजन कीजिए, मैं अभी 5 मिनट में लेक्चर शुरू करता हूँ। माया भी प्रोफेसर मानस की स्टूडेंट थी, लेकिन वह पिछले 1 हफ्ते से प्रोफेसर मानस की क्लास नहीं अटेंड कर रही थी। प्रोफेसर मानस ने माया को देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। माया ने जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं उसी का जवाब लेकर आई हूँ आपके पास प्रोफेसर मानस। उसने पैकेट को सामने किया और उसमें से काली राखी निकलते हुए प्रोफेसर मानस के मुंह पर लगा दिया। उसने पैकेट की पूरी राखी को प्रोफेसर मानस के मुंह पर लगाने के बाद बची हुई राखी उनके ऊपर गिरा दिया। सभी स्टूडेंट यह नज़ारा देखकर शॉक्ड हो गए। प्रोफेसर मानस को भी उसे छोटी सी लड़की से यह उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से से लाल होती आंखों से माया को देखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वह इस वक्त इतने मजबूर थे कि वो माया को कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि पूरा क्लास उन्हीं को देख रहा था। कियांश जो अपनी बहन को लेने आया था, सुबह वाली लड़की को प्रोफेसर मानस के साथ बदतमीजी करते देखकर हैरान था, क्योंकि प्रोफेसर मानस पूरे कॉलेज में अपने लेक्चर और अपने अच्छे बिहेवियर के लिए पूरे कॉलेज में फेमस थे। हर कोई उन्हें बहुत अच्छा समझता था, लेकिन उनकी क्लास की लड़कियां जानती थी कि वो कितने अच्छे थे। माया ने अपने हाथ को झाड़ते हुए कहा, ये रहा मेरा जवाब। आइंदा से मेरे रास्ते में मत आइएगा, इस बार मैंने तो सिर्फ जवाब दिया है। अगर आगे से आपने मुझे परेशान किया ना तो मैं नहीं, मेरे डैड और मेरे ब्रो आपसे बात करेंगे। आप तो अच्छे से जानते हैं प्रोफेसर मानस, मैं मुंह से बात करती हूँ, लेकिन मेरे डैड और मेरे ब्रो हाथ और पैर से बात करते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे और किसी भी लड़की के रास्ते में मत आइएगा।
इतना कहकर माया स्टेज से उतरकर जब नीचे आए तो अपने सामने कियांश को खुद को घूरते देखकर एक नज़र कियांश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर उसे इग्नोर करके क्लास से बाहर चली गई। प्रोफेसर मानस भी गुस्से से क्लास से बाहर चले गए। कियांश को ये बदतमीज लड़की जरा भी पसंद नहीं आई थी। कियांश माया को जाते देखा घूर रहा कि तभी पीछे से सारा ने आते हुए पूछा, क्या हुआ भैया, आप माया को क्यों घूर रहे हैं? कियांश अपनी बहन की आवाज़ सुनकर अपनी बहन को देखते हुए पूछा, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो बहुत ही क्यूट और इनोसेंट है, उसका नाम मथुर्थ है। कियांश ने सारा के हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहा, ऐसी लड़कियों से दोस्ती मत किया करो, कितनी बदतमीज थी और उसने प्रोफेसर मानस के मुंह पर यह सब क्यों लगाया? प्रोफेसर मानस का नाम सुनते ही सारा कांपने लगी। आप आज पहली बार अपनी बहन डरते देखकर कियांश ने सारा को शोल्डर से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा, क्या हुआ सारू, तू इतना डर क्यों रही है? क्या बात है? कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही है? सारा ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसकी आंखों में आंसू था। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर कियांश को ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें बंद हो गई है। अपनी बहन को अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही है? और तू इतना डर क्यों नहीं है? किसी ने कुछ कहा है? क्या तुझे किसी ने परेशान किया है? बता मुझे सारू। सारा ने कसकर कियांश को गले से लगा लिया। दूर खड़ी माया ये सब देखकर गहरी सांस लेते हुए नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसे लड़कों से नफरत है जो लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उसने सारा का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसे लगा कि सुबह में टकराया हुआ लड़का है, किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। क्योंकि वह जब दोबारा कैंटीन में अपना फ़ोन लेने गई थी तो उसने कियांश को आरा के साथ देख लिया था। माया जब कॉलेज से बाहर आई तो कियांश माया के हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहा, ये तू क्या करके आई है? ये सब क्यों किया तूने? माया ने गुस्से से रियांश के हाथ को अपने हाथ पर से हटाते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है ब्रो, मेरा हाथ छोड़िए। रियांश हैरान हो गया। वह हैरानी से अपनी रबड़ी को देखने लगा, क्योंकि आज से पहले उसकी रबड़ी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी और उसने आज से पहले अपनी रबड़ी को इतना सीरियस भी नहीं देखा था। कॉलेज के बाहर रियांश ने अपने गुस्से को शांत कर माया के शोल्डर को पकड़कर माया को अपनी तरफ करते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ है राबड़ी, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? तुम मुझसे इतनी रुडली क्यों बात कर रही हो? रियांश को माया का इस तरह बात करना हट कर गया था। रियांश की आंखों में अपने लिए फिक्र और मोहब्बत देखकर माया ने झटके से रियांश को गले से लगा लिया। रियांश को माया का गले लगाना कुछ अजीब लगा। उसे अपने सीने पर कुछ गर्म महसूस हुआ तो उसने तुरंत माया के दोनों शोल्डर को पकड़कर माया को खुद से दूर किया तो देखा माया रो रही थी। माया कियारा के जाने के बाद आज पहली बार ऐसे टूटकर रो रही थी। वह आज से पहले इस तरह नहीं रोई थी। अगर वह थोड़ा सा भी रोने जैसा मुंह बना ले तो पूरा माथुर मेंशन परेशान हो जाता था। उसकी एक आवाज़ से चाचू, उसके डैड, उसकी मामा, सबकी आंखों में आंसू आ जाता था। वो तो घर की लाडली थी, क्योंकि उसकी ही शरारतों से लोगों की होठों पर मुस्कुराहट आती थी। वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसने शरारती करना नहीं छोड़ा था। माथुर मेंशन में उसके होने से रौनक होती थी। रियांश ने माया को देखते हुए फिक्र से पूछा, रबड़ी क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हो? देखो मुझे घबराहट हो रही है। बताओ क्या हुआ है? किसी ने तुझे परेशान किया है? किसी ने कुछ कहा है? प्रोफेसर ने डांटा है या तू किसी टेस्ट में फेल हो गई है इसलिए रो रही है? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं रबड़ी, अगली बार मेहनत कर लेना, लेकिन इस तरह रो तो मत। माया ने रोते हुए हिचकियां लेते हुए कहा, ब्रो वो प्रोफेसर मानस
रियाश ने बीच में कहा, क्या हुआ प्रोफेसर मानस को? क्या किया है तूने उनके साथ? माया गुस्से से रियांश को देखने लगी। उसने गुस्से से रियांश को खुद से दूर कर कार में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, अंकल घर चलिए। रियांश का हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर उसने ऐसा क्या बोल दिया जो रबड़ी इतना ज्यादा गुस्सा हो गई? उसने जब कार का डोर ओपन करने की कोशिश की तो डोर लॉक था। उसने कार की विंडो पर नॉक किया तो माया ने कार के शीशे को नीचे करते हुए कहा, आपको जिनके साथ हमदर्दी करनी है ना उन्हीं के साथ आएगा। इस कार में आपके लिए जगह नहीं है। जाए, आपको प्रोफेसर मानस की बहुत फिक्र हो रही थी ना, अब उन्हीं के साथ उनके घर जाकर रहिएगा। इतना कहकर उसने कार के कान को ऊपर कर दिया। उसने गुस्से से ड्राइवर से कहा, आपको सुनाई नहीं दिया अंकल, चलिए घर। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, लेकिन बेबी छोटे बाबा। माया ने बीच में कहा, आपके बाबा दूध पीते बच्चे नहीं हैं, जो खो जाएंगे वह अपने आप घर आ सकते हैं। बेचारा ड्राइवर ने डर से कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रियांश मुंह खोले कार को जाते देखता रह गया। दूर खड़ा कियांश ये सब देख रहा था। उसने खुद में बड़बड़ाया, बदतमीज कहीं की। सारा ने जब अपने भाई को बड़बड़ाते सुना तो अपने भाई से पूछा, आपने कुछ कहा भैया? कियांश ने सारा को साइड से गले लगाकर कहा, नहीं सारू, अब हमें घर चलना चाहिए, मामा हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर वह दोनों भी कॉलेज से बाहर चले गए। तूफानी बारिश रोड अंडरस्को। रुद्रांश कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर मनी के भेजे हुए एड्रेस पर जा रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। इतनी तेज हो रही थी कि कार को ड्राइव करना मुश्किल था, लेकिन वह फिर भी फुल स्पीड में कार को ड्राइव कर अपनी मंजिल पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर अपनी लीची से मिलने का जुनून था। उसे कार के फ्रंट शीशे में 3 महीने की काया दिख रही थी, जो मुस्कुराते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुरा रही थी तो उसके गालों पर छोटा छोटा डिंपल पड़ रहा था। रुद्रांश ही जानता था कि गुजरते पल के साथ उसे कैसा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे मुट्ठी में दबा रहा हो। उसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। आज पूरे 18 साल बाद वह अपनी लीची से मिलने जा रहा था। उसके अंदर बहुत सारे सवालों के तूफान उमड़ रहे थे। पता नहीं उसकी लीची कैसी दिखती होगी। क्या उसकी लीची उसे अपनाएगी? यह उससे नफरत करेगी? क्या उसकी लीची उसकी बातों पर यकीन करेगी? क्या उसके साथ रहने के लिए तैयार होगी? बहुत से सवाल थे जो उसके दिमाग पर कब्जा किए हुए थे। वह आज से पहले इतना नहीं डरा था जितना आज उसके दिल में डर था। एकांश ने 1 घंटे का सफर आधे घंटे में तय करके अपनी कार को एक छोटे से घर के सामने रोककर कार से बाहर निकला तो बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई थी। आसमान में बिजली कड़क रहे थे। वह भीगते हुए दौड़कर कर डोर के पास गया। उसने डोर पर जोर जोर से हाथ मारा। अंधेरा हो चुका था और उसे एरिया में बहुत कम घर थे। मिताली जी जो किचन में खाना बना रही थी, अपने दरवाजे पर इतनी जोर जोर की दस्तक सुनकर उन्होंने किचन में हाथ धोकर चिल्लाते हुए कहा, अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़। गे क्या? उन्होंने अपने हाथ को अपनी साड़ी के पल्लू में पूंछते हुए दरवाजे की कुंडी को नीचे कर डोर ओपन किया तो सामने एक गबरू जवान को खड़े देखकर हैरानी से उसे देखने लगे। सामने खड़े रुद्रांश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, कौन हो तुम और इस तरह मेरे दरवाजे को क्यों पीट रहे हो? रुद्रांश ने अपनी बढ़ी हुई धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए हौंफते हुए पूछा, क्या यह मेजर आम का घर है? अपने पति का नाम सुनकर मिताली जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने सामने खड़े रुद्रांश से पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मिताली जी की बात सुन रुद्रांश ने मिताली जी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बिना बात को घुमाए हुए सीधे सीधे पूछा, काया कहाँ पर है?
काया का नाम सुनते हैं मिताली जी के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पीछे से शरद ने आते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरी बहन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रुद्रांश पीछे पलटकर शरद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? शरद ने रुद्रांश को घूरते हुए कहा, जिस घर के सामने तुम खड़े हो मैं उसे घर का बेटा हूं और तुम मेरी बहन के बारे में क्यों पूछ रहे ये बताओ मुझे। रुद्रांश ने अपनी कड़क आवाज में शरद और उसकी मां को देखते हुए कहा, वह तुम्हारी बहन से पहले मेरी अमानत थी, जिसे मेजर राम यहाँ लेकर आए थे, इसलिए मैं अपनी अमानत को वापस लेने आया हूँ। शरद ने बिना किसी एक सप्रेशन के रुद्रांश से कहा, ना तो अब मेजर राम जिंदा है और ना ही मेजर राम की बेटी, उसकी आज सुबह में ही मौत हो गई है। शरद ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश लड़खड़ा गया। अगर उसने पिलक को नहीं पड़ा होता तो वह पक्का जमीन पर गिर जाता। वह यहाँ कितनी उम्मीद से आया था, उसने कितने सपने सजाए थे। रुद्रांश को कुछ ही पल लगा था। वह फिर से अपनी टोन में आते हुए एक झटके से शरद के कॉलर को पकड़कर कहा, ऐसे कैसे मायल रह सकती है वह? तुम लोगों की जिम्मेदारी थी ना, तुम लोगों ने उसे मारा है ना? बताओ क्या किया है उसके साथ? शरद ने अपने कॉलर पर से रुद्रांश के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, हमने नहीं बल्कि उसकी महान बनने की वजह से वह मरी है। वह 2 दिन पहले इस घर को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से मेरे और मेरी माँ के बीच में दूरियां आ रही है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊं, इसलिए ये घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, हालांकि उसने मुझे लेटर में लिखा था कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश ना करूं, लेकिन छोटी ईरा भी मैंने कोशिश की और आज सुबह में ही मुझे पुलिस की कॉल आई थी। पुलिस ने मुझे कहा कि हमें एक डेड बॉडी मिली है जिसमें से यह सामान और आपका नंबर मिला था। उसने हमें हॉस्पिटल बुलाया था उसे डेड बॉडी की पहचान करने के लिए, और जब मैं हॉस्पिटल गया तो देखा उस डेड बॉडी का चेहरा पूरा जल गया था। रुद्रांश ने और कसकर शरद के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो काया ही थी? शरद ने अपने भरे गले से कहा, क्योंकि काया जब छोटी थी तो उसके सीने पर एक निशान था जो मैंने बचपन में देखा था। मैंने माँ से कहा कि वो काया के सीने का निशान चेक करें और उन्होंने डेड बॉडी की चेस्ट को देखा तो जो निशान काया के चेस्ट पर था वही निशान डेड बॉडी के भी चेस्ट पर था। इसलिए हमें यकीन हो गया कि वह डेड बॉडी काया की है। काया अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अभी उसका अंतिम संस्कार करके ही आ रहा हूँ। रुद्रांश ने शरद का कॉलर छोड़ दिया। वह खाली हाथ वापस अपनी कार की तरफ चला गया। आहूजा फार्म हाउस। रोमन घर वापस आ चुका था। उसने डिनर तैयार कर लिया था। उसने काया को कई बार डिनर के लिए पूछा भी था, लेकिन काया ने उसे इनकार कर दिया था। रोमन को काया को बहुत पसंद आई थी। उसने काया को अपनी छोटी बहन बना लिया था। काया भी ऐसे मनाती थी जैसे वह उस घर का मालिक हो, और रोमन को काया की यही बात बहुत अच्छी लगती थी। रोमन काया को जो भी कहता काया सिर नीचे किए हुए उसकी हर एक बात को मान लेती थी। रोमन ने आज से पहले इतनी मासूम लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। वह अपना डिनर करके रात के 12 बजे तक अपने क्वार्टर में जाकर सो गया था। मास्टर बेडरूम। काया को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। उसे भूख भी बहुत ही तेज लगी थी, लेकिन वह रुद्रांश का इंतजार कर रही थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने जाते जाते ये कहकर गया था कि वह उसका इंतजार करें। काया जब सामने लगे घड़ी में देखा तो रात के 3 बजे बज रहे थे। रुद्रांश को गए 8 से 9 घंटे हो गए थे। काया सोफे से उठी और फिर नीचे किचन की तरफ आ गई, क्योंकि उसे बहुत ही जोर की प्यास लगी थी। वो जब नीचे आए तो पूरा हॉल और किचन खाली देखकर उसे एक बार फिर से डर लगा। सने अपने डर पर काबू पाते हुए किचन में गई। फ्रिज खोलकर बॉटल निकल पानी को ग्लास में निकालकर वह पानी पीने लगी। वह अभी पानी पी ही रही थी कि उसे एहसास हुआ कि कोई डोर ओपन करके अंदर आ रहा है। वह समझ गई थी कि कौन आया होगा, क्योंकि फार्म हाउस की सिर्फ 2 लोगों के पास थी,
एक रोमन के और दूसरी रुद्रांश के पास। रुद्रांश के मौजूदगी का एहसास होते ही काया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो किचन से निकालकर जब लिविंग एरिया में आई तो रुद्रांश को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शॉक्ड सी खड़ी रुद्रांश को देख रही थी। रुद्रांश के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े पूरे गीले थे, आंखें बिल्कुल लाल थी। रुद्रांश सही से चल भी नहीं पा रहा था। रुद्रांश ने अपनी जैकेट को उतारकर सोफे पर फेंक दी। रुद्रांश को देखकर काया को समझ में आ गया था कि रुद्राक्ष ने शराब पी है। काया को शराबी आदमियों से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसने अक्सर अपने उस छोटे से घर में अपने आस पड़ोस में लोगों को देखा था कि कैसे रात को आदमी शराब पीकर आते हैं और अपने बीवियों को मारते पीटते हैं। काया जब डर से पीछे जाने लगी तो रुद्रांश ने अपनी नज़र उठाकर काया को देखा तो काया से पूछा, कहाँ जा रही हो? रुको। रुद्रांश के रोकने से काया डर कांपने लगी। उसे लगा कि रुद्रांश भी उसे मारेगा। रुद्रांश अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने बेल्ट को खोलने लगा। रुद्रांश को ऐसा करते देखकर काया की बची खुची हिम्मत जवाब दे गई। वो अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम सी गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी टांगें डर की वजह से हिल रही थी। रुद्रांश ने बेल्ट को निकालकर जैसे ही सोफे पर रखने को हुआ, काया जमीन पर बैठकर अपने हाथों को जोड़ कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मारिएगा मत। मैंने सच में खाना नहीं खाया है, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी तक आपका इंतजार कर रही थी। मैं किचन में सिर्फ पानी पीने आई थी। काया को इस तरह देखकर रुद्रांश शॉक्ड रह गया। उसे पूरी तरह से नशा चढ़ा नहीं था। वो नशे में जरूर था, लेकिन उसे समझ में आ रहा था कि काया क्या करने की कोशिश कर रही है। रुद्रांश बेल्ट को सोफे पर रखते हुए काया के पास आने लगा तो काया, जिसने नजरें जमीन पर थी, रुद्रांश के जूते को अपने करीब आते देख उसे अपनी सांसें रुकते हुई महसूस होने लगी। रुद्रांश काया के पास आया और घुटने पर किया के करीब बैठ गया। काया सहम गई। रुद्रांश काया के करीब बैठे हुए किया के चीन को अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर काया के चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने कर काया की आंखों में आंसू देखते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? और तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने कहा था ना खा लेना। रुद्रांश के इतने प्यार से कहने से काया का सारा डर पल भर में गायब हो गया, लेकिन उसे अपने चीन पर तकलीफ हो रही थी। रुद्रांश ने काया को छोड़ते हुए कहा, मेरे लिए लेमन जूस लेकर आओ और अपने लिए खाना भी। इतना कहकर रुद्रांश काया को वैसे ही छोड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। काया अपनी जगह पर भूत बनी बैठी रही। रुद्रांश अपने रूम में आकर अपने कपबोर्ड को ओपन कर उसने एक तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में काया 3 महीने की थी। उस तस्वीर में काया बहुत प्यारी लग रही थी। ये तस्वीर तब की थी जिस दिन काया का 3rd मंथ बर्थडे था। सभी ने सुबह में काया का फोटो शूट करवाया था, जिसमें काया ने रेड कलर का फ्रॉक पहना था। काया इस फ्रॉक में एक बाबी डॉल लग रही थी। रुद्रांश की आंखों में आंसू था। वो उस तस्वीर को मोहब्बत से देख रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से तस्वीर को प्यार से सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी लीची, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। काश तुम मुझे पहले मिल पाती। मैंने मॉम से क्या हुआ वादा निभा नहीं पाया। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रिंसेस वाली जिंदगी नहीं दे पाया। मुझे माफ कर देना लीची, मैं तुम्हें वह सारी खुशियां नहीं दे पाया जो आगू चाहते थे, जॉन परी चाहती थी। हमारी किस्मत ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि हम साथ होते हुए भी दूर हो गए। रुद्रांश की आंखों से आंसू टूटकर उसे तस्वीर पर गिर गए। कौन कहता है कि मर्द नहीं रोते? मर्द भी रोते हैं। जब मर्द को हद से ज्यादा तकलीफ होती है तो उनके भी आंसू निकल ही जाते हैं। और आज वही दर्द रुद्रांश को हुआ। आज रुद्रांश को अपनी मोहब्बत खोने का दर्द हो रहा था। एक ऐसी मोहब्बत जिसका कोई वजूद नहीं था। एक 5 साल के बच्चे ने 3 महीने की छोटी सी नन्ही सी राजकुमारी से मोहब्बत की थी, जब उसे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था।
वक्त गुजरता गया और उसकी मोहब्बत का रंग गहरा होता गया। और आज उसकी मोहब्बत इतनी गहरी हो गई थी कि अपनी मोहब्बत की मौत की खबर सुन उसकी आंखों ने रोना शुरू कर दिया था। रुद्रांश को जितनी तकलीफ हो रही थी यह वही जानता था। मोहब्बत की तकलीफ ऐसी होती है जिसे हम किसी से बीटे भी नहीं सकते और ना ही दिखा सकते हैं। मोहब्बत का दर्द ऐसा होता है जिसकी आज तक कोई दवा नहीं बनी और ना ही कोई मरहम बना। लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन सच तो यह है कि वक्त कुछ ठीक नहीं करता, बल्कि वक्त हमें उसे दर्द के साथ जीना सिखा देता है। रुद्रांश ने काया की 3 महीने वाली फोटो को अपने सीने से लगा लिया। उसे अपने दिल में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल में सुइयां चुभा रहा है। उसने तस्वीर को वापस अपनी जगह पर रखा और एक नाइटी सूट लेकर बाथरूम में चला गया। उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। रुद्रांश को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह रो रहा है या सिर्फ खामोश है, क्योंकि उसके आंसू शावर के पानी में बह रहे था। सूर्यवंशी मैंशन। कियांश और सारा जब सूर्यवंशी मैंशन आए तो हाल में आते ही कहा, मामा हम आ गए, लेकिन हाल में कोई नहीं था। उन दोनों की नज़र सामने दीवार पर थी, जहां एक खूबसूरत सी लेडी का पोर्ट्रेट था जिस पर हार चढ़ा था। कियांशो उस पोर्ट्रेट को देखते हुए कहा, आई मिस यू मामा। सारा ने कियांश को गले लगाकर कहा, हम दोनों आपको बहुत मिस करते हैं मामा। आपको पता है मामा भैया कितने गंदे हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे, लेकिन वह मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर नहीं गए। कियांश अपनी बहन को शिकत करते देख मुस्कुरा दिया। कियांश ने सारा की नाक दबाकर कहा, कम खाया कर मोटी, और वैसे भी मौसम देख कितना खराब है। बीमार पड़ जाएगी, अब जाकर फ्रेश हो जा, फिर साथ में चाय पीते हैं। सारा मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी एक लेडी ने आते में कहा, कभी हमसे भी मिल लिया करो। कियांश ने उस लेडी को नफरत से देखते हुए कहा, मैं आपसे क्यों मिलने लगा, भला आप है कौन? उस लेडी ने कहा, तुम्हारी माँ हूँ। कियांश ने गुस्से से कहा, आप मेरी माँ नहीं है, आप सिर्फ मेरे डैड की वाइफ है, तो वही बन कर रहे। माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। इतना कहकर कियांश अपने रूम की तरफ चला गया। अगली सुबह आहूजा फार्म हाउस। रुद्रांश मणि देव तीनों बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी डाइनिंग एरिया में काय ने आते हुए अपनी नजरें झुकाए हुए रुद्रांश को उसकी ब्लैक कॉफी देते हुए धीरे से पूछा, आपको और कुछ चाहिए? रुद्राक्ष एक नज़र काया को देखा और फिर दोबारा से ब्रेकफास्ट करने लगा। उसने काया से कहा, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या, जो 2 दिन से एक ही कपड़े में पड़ी हो? देव जो टोस्ट खाने जा रहा था उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसके बॉस कब से लड़कियों के कपड़े पर नजर रखने लगे थे। वह हैरानी से रुद्रांश को देख रहा था। रुद्रांश को जब अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई तो उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो देव ने जल्दी से अपनी नज़रें इधर उधर करने लगा। देव रुद्रांश का सिक्योरिटी असिस्टेंट था, ये कह लो वह रुद्रांश का पर्सनल बॉडीगार्ड था। काया को खड़े देखकर रुद्रांश ने काया से कहा, खड़ी क्यों हो, बैठो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। रुद्रांश की बात सुन काया का मुंह खुल गया। वह हैरानी से रुद्रांश को देखने लगी। रुद्रांश ने जब काया को ऐसे ही खड़े देखा तो अपनी गर्दन तिरछित करके काया को देखा तो उसका मुंह खुला देख काया से चिढ़ते कहा, अब तुम्हें क्या हो गया, यह मुंह क्यों खोला है? बंद करो इसे वरना कीड़े चले जाएंगे। काया ने जल्दी से मुंह बंद करते हुए कहा, मैं आपके साथ कैसे ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ? रुद्राक्ष ने अपनी तिरछी नजरों से किया को घूरते हुए कहा, क्यों मैं प्राइम मिनिस्टर हूं जो तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती? बैठो चुपचाप से और ब्रेकफास्ट। रुद्रांश के डांटने से काया जल्दी से चेयर पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या खाए। उसने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मैं रोमन भैया को बुलाकर लाती हूँ।
वो उठती उससे पहले रुद्रांश ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ब्रेकफास्ट करो। रुद्रांश के इस तरह हाथ पकड़ने से काया की धड़कनें बढ़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल अभी उसके मुंह में आ जाएगा, क्योंकि आज से पहले शरद के अलावा कोई भी लड़का उसके करीब नहीं आया था। हाथ पकड़ने की तो दूर की बात थी। काया को घबराते देखकर रुद्रांश ने काया के हाथ को छोड़ते हुए कहा, मुझे बातें दोहराने की आदत नहीं है तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। काया दोबारा से बैठ गई। देव और मानी बड़ी दिलचस्पी से बिना पल के झपकाए उन दोनों को देख रहे थे। वह दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई रोमांटिक मूवी चल रही हो। रुद्रांश दोबारा से अपना ब्रेकफास्ट करने लगा, लेकिन काया वैसी के वैसे ही बैठी रही। काया को वैसे ही बैठे देखकर रुद्राक्ष ने एक बार फिर काया को डांटते हुए कहा, अब क्या मैं तुम्हें सब करूंगा तब तुम खाओगी। काया ने जल्दी से अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। उसने टोस्ट लिया और चाय को कप में निकालकर टोस्ट को चाय में डुबोकर खाने लगी। काया को ऐसे खाते देखकर तीनों लड़कों के हाथ हवा में ही रुक गए। वह तीनों ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर काया को ऐसे देख रहे थे जैसे काया कोई एलियन है। काया टोस्ट और चाय ऐसे खा रही थी जैसे वह 5 साल की बच्ची हो। रुद्रांश अपने 2 उंगलियों से अपने माथे को मसलने लगा। उसका ऐसा करने का मतलब है कि उसे गुस्सा आ रहा था। मतलब हद हो गई है, कोई लड़की इतनी चकाना कैसे हो सकती है। रुद्रांश में गहरी सांस लेते हुए काया से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। काया जो चाय और टोस्ट खाने में मगन थी, उसके हाथ रुक गए। उसने रुद्रांश को देखते हुए धीरे से कहा, काया। काया नाम सुनते ही रुद्रांश की आंखें एक अलग ही रंग लेने लगी। यह इत्तेफाक था या किस्मत का खेल, यह वह नहीं जानता था। जिस काया को वह 18 साल से ढूंढ रहा था उसकी कल मौत हो गई, और उसके सामने बैठी लड़की खुद को किया बता रही थी। उसने अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर पूछा, कितने तक पढ़ी हो। काया ने धीरे लेकिन मासूमियत से कहा, 9 क्लास। मनी और देव का हैरानी से मुंह खुल गया। रुद्रांश ने काया को ध्यान से देखते हुए कहा, तुमने जैसे बताया कि तुम घर से भाग कर आए हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। काया में नामे गर्दन हिला दी। रुद्राक्ष ने कुछ सोचते हुए मानी से कहा, इसके सारे डॉक्यूमेंट बनवाओ और इसका पासपोर्ट भी बनवाओ, और एक जरूरी काम ये करना कि डॉक्यूमेंट में इसका नाम कुछ भी चढ़ा देना, फर्क नहीं पड़ता है। काया ने बीच में कहा, नहीं, मैं अपना नाम नहीं चेंज करना चाहती। इस नाम को मेरे पापा और मामा ने दिया था। ये नाम ही मेरे पास उनकी आखिरी निशानी है। मैं अपना नाम नहीं चेंज करना चाहती। काया की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। रुद्रांश को काया के बात से कुछ शक होने लगा था। उसके दिल में फिर से एक उम्मीद जगाने लगी थी। वह बिना कुछ कहे चेयर से उठकर बाहर चला गया। मनी और देव भी जल्दी से उठकर उसके पीछे भागे। काया अपने आंसुओं को अपने दोनों हाथों से किसी बच्चे की तरह साफ करते हुए चाय को एक ही सांस में पी गई, क्योंकि चाय ठंडी हो गई थी। अगली सुबह कॉलेज। माया रियांश से कल से ही बात नहीं कर रही थी। रियांश काफी परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी रबड़ी उससे नाराज क्यों है। वह जब भी माया से बात करने की कोशिश करता, माया उसे चुप करके वहां से चली जाती। दोनों ही अपने लेक्चर को अटेंड कर रहे थे। माया लेक्चर अटेंड करके फ्रेश होने के लिए गर्ल्स वॉशरूम में गई। वह जब गर्ल्स वॉशरूम में आई तो गर्ल्स वॉशरूम पूरा खाली था। वह बेसिन के पास खड़े होकर पानी के ठंडे छींटे को अपने चेहरे पर मारते हुए अपने आप को आईने में देखा तो उसे आईने में प्रोफेसर मानस दिखे। प्रोफेसर मानस को गर्ल्स वॉशरूम में देखकर माया के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।